नमस्कार, होममिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता गीता त्रिपाठी का कहना है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें घर निकला कर दिया गया, जिसके बाद वहां अपनी बेटी और दामाद के यहां रहने का मजबूर है। उनका आरोप है कि पति और दोनों पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति विधिवत अपनी पुत्री के नाम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुत्र वधुओं ने संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और पीड़िता का यह भी कहना है कि उन्होंने गोमती नगर में थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए अपने ड्राइवर और सहयोगियों की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मैम, कहाँ से आप आई और क्या समस्या है? मेरा नाम गीता त्रिपाठी है। मैं गोमती नगर से आई हूँ, 2/205 विरामखंड 2 से। और बहुओं ने जो है मुझे घर से निकाल दिया है, जाने नहीं दिया है। मारा पीटा है उन्होंने। 2 प्रीति हैं, निहारिका है, उन लोगों ने मारा पीटा है, मुझे घर में जाने नहीं दिया। और फिर हम अपने मायके रह रहे थे और बेटी और दामाद मेरा ध्यान रख रहे हैं, उनके साथ रहते हैं। आपने शिकायत की पुलिस में? जी, पुलिस में शिकायत की थी, तो वो लोग आए थे, उन लोगों ने भी बहुत कहा, लेकिन इन लोगों ने खोला नहीं, जाने नहीं दिया। क्या कारण रहा है जब बहू ने आपको घर में नहीं घुसने दिया? कारण यही था कि उनको सारी चाहिए थी संपत्ति मेरी। इसी के पीछे मुझे मारती पीटती थी और इसी के पीछे मुझे अंदर जाने नहीं दिया घर में। और सारी गृहस्थी मेरी जो है वहाँ रखी है, वो सोने चांदी सब जो भी सामान है मेरी, सारी गृहस्थी वही है। कितने साल से आप बाहर निकाली हैं, आप घर नहीं जा पा रही हैं? हमें हो गया है 4 महीने हो गए हैं। आपके बेटे दोनों बेटे हैं नहीं, पति भी नहीं है। पति 2019 में ख़त्म हो गए थे। बेटे 2, बड़ा वाला बेटा जो है 24 में ख़त्म हो गया था, 26 तारीख थी 24 में। और उसको जो है कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर। और छोटे वाले बेटे को सिरोसिस हो गया था। बहुएं क्या करती हैं आपकी? एक छोटी वाली बहू जो है पढ़ाती है और बड़ी वाली घर में रहती है। मैम, घर अब जिस तरह बताया गया था कि जो है कि आप वहाँ पर रह रही थी, उसके बाद निकाला गया, तो उसी चीज़ ये बताया जा रहा है कि उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया और उनके पास पहले से मकान था, अब दूसरे मकान में नहीं, कब्जा उनके करने की पास बात कर रहे पहले से मकान हमने दिया था रहने को, वहाँ रह रही थी। उसके बाद जो है फिर हम मायके चले गए थे, मुझे चोट लग गई थी, मुझे आँख भी दिखाना था, मोतियाबिंद हो गया है मुझे, तो इसलिए मैं वहाँ थी। जब वहाँ से आई तो इन लोगों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कल आपकी बहू प्रीति त्रिपाठी और संदर्भ में क्या कहना है आपका? मुझे यही कहना है कि ये लोग सब गलत इल्जाम लगा रही हैं मेरे बेटी, दामाद और हम पे। ये मकान किसका है? आज ये मकान जो है ये मेरा है, मेरे नाम से है। मेरी बेटी के नाम हमने गिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत परेशान करती थी, तो इसलिए मैंने अपनी हिफाजत के लिए बेटी के नाम कर दिया है। क्या डर है आपको? क्या उन लोग आपको खत्म कर सकते हैं? हाँ, मुझे डर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंदा में करीब 710 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि करीब 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड के पहले दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र की चुनौतियों को करीब से देखा था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुंदेलखंड के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी और मुख्यमंत्री के अनुसार पहले क्षेत्र में पलायन, भूमाफियाओं और डकैतों, बेरोजगारी और सुरक्षा की जैसे समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन डबल इंजन सरकार के गठन के बाद बुंदेलखंड में विकास कार्यों का गति मिली है और आज यहां क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी तथा आधारभूत सुविधाओं से जुड़ रहा है। और भारत के वीरों और वीरांगनाओं की इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है कि 710 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार
बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को समर्पित हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है, आज से 9 साढ़े 9 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कई भूमाफिया, कई खनन माफिया, कई लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने ट्रस्ट के हालिया फैसलों और व्यवस्था में किए गए बदलाव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि वहां चंपत राय से मिलने गए थे और उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है। और गोविंद देवगिरी ने कहा है कि चंपत राय अपने इस्तीफे को लेकर किसी भी तरह की नाराजगी या शिकायत नहीं रखते। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थानीय सांतों और महंतों ने भी ट्रस्ट के फैसलों का समर्थन किया है और पूजा व्यवस्था और संचालन में और सुधार की अपेक्षा जताई। और कोषाध्यक्ष के अनुसार ट्रस्ट इन सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने चढ़ाने वाले की गणना वाली व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद दावा किया है कि अब सुरक्षा और सतर्कता के नए इंतजामों के चलते ऐसी घटना दोबारा होने की संभावना नहीं है। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया। उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ है, वे समाधानी है और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है। भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला। वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत हैं, प्रसन्न हैं और वे स्वयं
अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो करने वाले हैं। मैं कल जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहां पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो जीवंत लोकतंत्र, बहुसांस्कृतिक समाज और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के साझा मूल्य और समान वैश्विक दृष्टिकोण आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। और प्रधानमंत्री के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीति साझेदारी में अभूतपूर्ण प्रगति की है और तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ दोनों देशों के सहयोग को कई नए आयाम मिले हैं। वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली। महाराष्ट्र के पुणे के पिपरी चिंचवाड़ इलाके में इमारत ढहने के बाद राहत और बचाव के अभियान लगातार जारी है और NDRF की 5वीं बटालियन के कमांडेंट SB सिंह ने बताया है कि टीम मालवे के भीतर पहुंच चुकी है, जहां 3 से 4 लोगों के फांसी होने की आशंका है और उम्मीद है कि वे जीवित हो।
और अब तक एक शव बरामद किया जा चुका है, जबकि एक नया शव का पता चला है। उन्होंने बताया कि मालवीय में 7 से 8 अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं हो सका। और एसबी सिंह के अनुसार इमारत करीब 45 डिग्री तक झुकी हुई है, जिससे बचाव कार्य के बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है और ढांचे के और गिरने के खतरे के कारण भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मालवा हाथों से हटाकर विशेष तकनीकों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। So we have entered the building where there is a probability of 3 to 4 persons. I hope they are alive. So we have right now taken out one body and that will be examined. One body has been taken out. अभी अंदर कितने लोग अटके होंगे? I think probabilities of 7 and 8 is there. The place we are searching right now, we have narrowed it down. One more body is visible, but lot of rocks are there. We are, किस हालात में होगा सब सारे लोग अटके हुए हैं? मैं इस बारे में अटकलें नहीं लगा सकता। मैं यही कह रहा था, मैं होप करता हूँ कि वो अलाइव हों और हमारी पूरी कोशिश है। हालात वहाँ जाके पता लगेंगे। अंदर के हालात क्या है? अंदर के हालात, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली, जिसमें से 1 निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है हम मैनुअली निकालेंगे। अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा, जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं बीम्स। बाकी जो लोग हैं उनकी क्या कंडीशन है? कुछ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश है? सबसे कॉन्टैक्ट तो नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहा है। पहले ही मैंने बताया ये कल से ऑपरेशन चल रहा है, तो 4 लोग तो पहले ही निकल गए थे, 9 को हमने सेफली निकाला है। अभी मतलब 7 या 8 का फिगर चल रहा है। जो कॉन्टैक्ट हो गए, मिल चुके हैं। मतलब अभी भी 6 to 7 आर देयर, प्रोबेबिलिटी इज देयर। वी होप दे आर अलाइव। चैलेंज सबसे बड़ा क्या आ रहा है फिलहाल इस वक्त आपको? चैलेंजेस पूरा जो एक तो ये जो मलबा है, सेकेंडरी कोलैप्स का भी चैलेंज है, क्योंकि जरा सा वाइब्रेशन होगा बीम्स दोबारा कोलैप्स हो सकता है, तो हमारे रेस्क्यूअर भी उसमें फंस सकते हैं। तो हम टैक्टिफुली एक एक करके दूर से ऐसे काम कर रहे हैं कि एक को भेजें, एक को निकालें एंड वी आर डूइंग द वर्क फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बाय अप्लाइंग वेरियस मैकेनिज्म्स। कंडीशन क्या है अभी जो निकाले गए हैं उनकी कंडीशन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं वो बता पाएंगे। आई डोंट नो। पार्किंग में कुछ अटके हुए हैं ऐसे कुछ बताया जा रहा है, तो पार्किंग का मुझे मालूम नहीं, पार्किंग का नहीं है। हमारा एक जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर। तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है। जवान पार्किंग तक जा चुके हैं? नहीं, जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा। हाँ, वी हैव नॉट क्लियर्ड बट वी हैव एंटर्ड। रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? समय लग सकता है? और समय का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं कि हम जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म करें। कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है क्या उनसे? नहीं, उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमने अपना लाइव डिटेक्टर भी अप्लाई किया था, टेक्निकल इक्विपमेंट, डॉग भी अप्लाई किया है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है लाइव का या आवाज का। नाइदर अकॉस्टिक, नाइदर कहते हैं नो लाइव साइंस, कहते हैं नथिंग इज कमिंग राइट नाउ। आगे का मैं नहीं बोल सकता, अभी तक का नहीं है। लखनऊ में रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया और ठाकुरगंज स्थित मदरसा अब्दुल में हाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों के ने मिठाइयाँ बांटी और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत तथा सलामती के लिए दुआ एक खैर की गई। इस अवसर पर मदरसे के शिक्षक, उलेमा और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और कार्यक्रम के पूर्व सदस्य मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार कमर आली भी शामिल हुए और पूरे आयोजन के दौरान खुशी का माहौल देखने को मिला और रक्षा मंत्री के सम्मान में शुभकामनाएं दी गई। इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हर तरह के शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ अल्लाह, उनको हमारे लिए अमन आबाद करके हमारा बना। ऐ अल्लाह, उनके खानदान को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, खानदान वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कोलकाता में बसपा नेता कैया घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभल नहीं पा रही है। कैया घोष ने यह भी कहा है कि उनके शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ कई अत्याचार हुए और अब मुख्यमंत्री खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रही है। बसपा नेता के इन आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। देखिए, सबसे मज़े की बात यह है, ममता बनर्जी को हमने देखा, सारा दुनिया ने देखा वो कैसे अपने कार्यकर्ता को खुद थप्पड़ लगा रही है। उनका फ्रस्ट्रेशन बोलिए, उनका गुस्सा बोलिए, उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है। अपने कार्यकर्ता को पीट रही है और पिछले 15 सालों में हमारा 310 से अधिक कार्यकर्ताओं के जिस पार्टी के द्वारा हत्या की गई है, लाखों कार्यकर्ता घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे 2021 के चुनाव के नतीजे के बाद। और उनका जो अत्याचार, मैं महिला हूं, मैं विपक्ष पे हम लोग जब थे, रास्ते में हम लोग को उतरने का हमारा परमिशन नहीं दिया जाता था। कितने ना जाने कितने साड़ियां ममता बनर्जी की पुलिस ने फाड़ दिया था, कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। और ममता बनर्जी अब ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। अगर उनमें थोड़ा सा भी शर्म हो तो वो पहले बताए कि कस्बा रेप के दौरान क्यों वो रास्ते में नहीं निकली थी, क्योंकि वो अपने पार्टी के सदस्य था, वो जो रेपिस्ट था अपने पार्टी के सदस्य थे, इसीलिए। तो ममता बनर्जी और विक्टिम कार्ड ये हमने देखते हैं कि बहुत पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने लगातार अत्याचार किया, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। मुंबई में धोबिनवाली में के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश मोहत्रे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के किसी भी जनप्रतिनिधि, नेता या पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के पार्षद कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है। उदय सामंत ने बताया है कि एकनाथ शिंदे ने स्वयं पार्षद से बात कर पार्टी के नियमों की जानकारी दी और स्पष्ट किया है कि ऐसे आचरण को पार्टी का समर्थन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में भी किसी भी पार्टी नेता ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो हमारे नगर सेवक ने वहाँ किया है उसका समर्थन किसी भी शिवसेना के लोक प्रतिनिधि ने और हमारे नेता माननीय शिंदे साहब ने नहीं किया है। शिंदे साहब ने तो उनको कैसा पार्टी का रूल है ये फ़ोन करके बताया है, इसलिए किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया है। पुलिस जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर भी पार्टी के किसी की लीडर का भी हस्तक्षेप नहीं है, उनके ऊपर अभी पुलिस कार्रवाई हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम बोलते भारत।